हेलो बच्चों, कल हम सबका हो गया था 36 तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। कल बताए थे कहाँ तक? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक बताए थे। अब इसके बाद हम सब क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आएगा 37 में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिखा रहेगा आई से। ठीक है, जहां पे आई से लिखा रहेगा समझ लेना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई सरफेस है। ठीक है, इस प्रकार से कोई सरफेस है। ठीक है, आइए अपने एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस हो गया। क्या हो गया? एक्सिस। क्या हो गया? ये वाला एक्सिस हो गया। क्या हो गया? एक्सिस हो गया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि इसके एक्सिस से मान लो आर डिस्टेंस पे कोई एम के जी का ऑब्जेक्ट है। एक्सिस से आर डिस्टेंस पे एम के जी का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आर होगा, और मास का गुना कर देंगे, तब क्या निकल के चला आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे आरबीडी चैप्टर, रिजिड बॉडी डायग्राम में, वहां पे इस वन अच्छा से रियलाइज होगा, दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको डायमेंशन निकालने के लिए ये सब चीजें बता रहे हैं ना। मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है कि सब बताए हैं, बस डायमेंशन निकालने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बाबू? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। किसका? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। ये सब क्या निकल के आ गया हम सबका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं, मास को एम से लिखते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया? आर, तो आर स्क्वायर हो गया। तो आई बराबर एम आर स्क्वायर क्या निकल के आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। यह डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन के। किसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अगर मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां से डिस्टेंस हो गया मान लो थीटा एंगल से, यहाँ पे एम के जी का ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस आर हो गया। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा? मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एक्सिस के ये वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो ई आर है, थीटा है, तो ये जब टूटेगा, जैसे कि ई आर है, थीटा है, हमको निकालना है ए वाला, तो इसमें क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा इस साइड, ये तो हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर वाला साइड मान लो कि ए है, ई बी है, तो ए बी अब बटा हाइपोटेनस यानी आर, तो ए बी बराबर क्या हो गया? आर साइन थीटा। यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? आर साइन थीटा। क्या हो गया? आर साइन थीटा। तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो आर साइन थीटा का स्क्वायर। ये हम सबका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब कोई इंक्लाइंड रहेगा तब थीटा एंगल पे। समझ में आया? इस प्रकार से निकलता है। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट निकालते हैं। एम मास है, तो मास का यूनिट क्या हो गया? केजी। आर डिस्टेंस है एक प्रकार का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यानी कि इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, लेकिन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर। किसका ये साइन हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो एस आई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बाबू हम सबका? केजी मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसका डायमेंशन निकालते हैं। तब बताओ, आई बराबर फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर। तो है एम क्या है? मास है, तो मास का तो डायमेंशन एम होता है, इनटू आर यानी डिस्टेंस है, लेंथ, तो लेंथ का एल, लेकिन स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टू, यही हो जाएगा ना।
ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। कितना हो गया बाबू? ML2। समझ में आ गया? कितना हुआ? ML2 हो गया। ठीक है, ये हो गया ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 38 में। 38 समझने से पहले एक चीज जानना पड़ेगा, इलास्टिक बॉडी। नाम सुनो इलास्टिक बॉडी के, नहीं सुना है तो अभी सुनेगा। आप लोग को इलास्टिक बॉडी बताना है, बबुआ को इलास्टिक बॉडी बताना है। क्या होता है इलास्टिक बॉडी? देखो, इलास्टिक बॉडी क्या होता है? इलास्टिक बॉडी ध्यान से सुनना है। ये एक बॉडी है, ठीक है, इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, क्या है? इलास्टिक बॉडी है। इसको ऊपर से हिंज कर दिए, यानी कि लटका दिए। क्या कर दिए? लटका दिए। ठीक है, हिंज कर दिए। जैसे छत होता है ना, जैसे ये छत है, इसमें इसे बांध के लटका दिए। ठीक है, हिंज कर दिए। इसका लेंथ L है। क्या है? लेंथ L है। ठीक है, इसका एरिया कितना है? मान लेते हैं एरिया कितना है? A है। और इसका डायमीटर कितना है? D है। कितना है? डायमीटर D है। ठीक है, तो डायमीटर D है तो रेडियस कितना होगा? D/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? इस सर्कल टाइप का है ना, इस सर्कल है ना, तो क्या हो जाएगा? पाई R² होता है, तो पाई और D²/4 हो जाएगा एरिया। एरिया यही हो गया है। एरिया हो गया। क्या हो गया? एरिया हो गया। ठीक है, और लेंथ कितना है? L है। अब थोड़ा यहां से देखो, इसको हिंज कर दिए ना, यहाँ पे हिंज किया हुआ है। ठीक है, हिंज किया हुआ है इस प्रकार से। हिंज जब किए, लेंथ कितना है? L है। कितना है? लेंथ L है। लेंथ कितना है? L है। ठीक है, लेंथ L है, डायमीटर कितना है? D है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है ना, नीचे की तरफ एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है। जैसे ए वाला इसे लटका हुआ है, तो एक क्या चाहेगा? थोड़ा नीचे बढ़ जाए। mg लग रहा है नीचे, नीचे लग रहा है ना mg, ऐसे लटका हुआ है तो नीचे mg लग रहा है। जो नीचे mg लग रहा है उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या ये नीचे आना चाहेगा? घिंचाना चाहेगा? नहीं ना। तो ऊपर की तरफ ये जो इलास्टिक बॉडी है, ऊपर की तरफ क्या लगाएगा? फोर्स। जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे एक इलास्टिक बॉडी है, इसको इसे लटका चुके हैं हिंच करके। ठीक है, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो mg क्या करेगा? इसको खींचेगा, खींचेगा नीचे की तरफ। तो नीचे क्या हो गया? जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये नीचे की तरफ आना चाहेगा? नहीं ना, कि हम ये क्या चाहेगा? जैसा हमें वैसी वो रहे हमेशा। तो ये जो इलास्टिक बॉडी है ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसको कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे? अपने आप को रिस्टोर करेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? अच्छा, डिफॉर्मिंग। अच्छा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो ये नहीं बोलते हैं कि थोड़ा सा भी डिफॉर्म नहीं होगा बॉडी, थोड़ा सा नीचे घिंचा जाएगा। तो जब घिंचाएगा नीचे की तरफ पूरा फैल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। जब फैलेगा तो ये वाला जो एरिया है थोड़ा घट जाएगा। पूरा घिंचाएगा तो फैल जाएगा, घट जाएगा ना। तो मान लो कितना घट गया? डेल्टा डी। कितना घट गया? डेल्टा डी। कितना घटा एरिया? डेल्टा डी। और इसमें क्या होगा? जब घिंचाएगा तो लंबाई शुरुआती में एल है, तो लंबाई थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। घिंचाने के बाद इसका इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
शुरुआती में एल था, अब बढ़ के डेल्टा एल बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया। और शुरुआती में डी है, कितना है, डी था, अब थोड़ा सा घट गया है, डेल्टा डी घट गया, कितना घटा, डेल्टा डी घट गया, तो डी माइनस डेल्टा डी घट गया। ठीक है, घट गया ना, साइज इतना बड़ा था, घट के इतना हो गया, कितना घटा, डेल्टा डी, कितना घटा, डेल्टा डी। ठीक है, इसका टोटल लंबाई कितना होगा, एल प्लस डेल्टा एल टोटल हो गया, आई कितना हो जाएगा, डी माइनस डेल्टा डी, यानी टोटल में से डेल्टा डी घट गया, कितना घटा, डेल्टा डी। समझ में आया, समझ में आया, ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छाप लो, क्या करो, इसको छाप लो। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन दो टाइप का होता है, एक लेटरल स्ट्रेन होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। लेटरल स्ट्रेन, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल मतलब कि जो इसके डायमीटर में चेंजमेंट आया है, किसमें, डायमीटर में चेंजमेंट आया है, तो डायमीटर में कितना चेंज हो गया, माइनस डेल्टा टी, माइनस डेल्टा डी, डेल्टा डी ना हुआ, घट गया ना, माइनस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि घट गया डायमीटर, माइनस यहाँ साइन क्या कर रहा है, डिक्रीजेज डायमीटर। समझ में आया, तो लेटरल स्ट्रेन बताता है कि चेंज इन डायमीटर बटा ओरिजिनल डायमीटर यानी डी। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या बताएगा कि लंबाई कितना बढ़ गया, तो डेल्टा एल बढ़ा, ओरिजिनल कितना था, एल, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो गया हम सबका लेटरल स्ट्रेन। अब माइनस रिप्रेजेंट करता है कि डिक्रीज डायमीटर, जब डायमीटर डिक्रीज हो गया यानी कि डिक्रीज क्या हो गया, स्ट्रेन, क्या हो गया, डिक्रीज स्ट्रेन, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजेज स्ट्रेन। ठीक है, और प्लस क्या शो करता है, इंक्रीजेज स्ट्रेन। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीजेज स्ट्रेन माइनस, अब पॉजिटिव क्या करेगा, इंक्रीजेज स्ट्रेन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको मिटा करके। थर्टी 37 हुआ था, अब आते हैं 38 पे। 38 क्या कहता है, स्ट्रेस, क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है, अभी जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा था ना, उसको एरिया से, जो एरिया नीचे लेके आए थे उसको डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा हम सबका, स्ट्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा बाबू, स्ट्रेस बराबर रीस्टोरिंग फोर्स बटा एरिया, क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स बटा एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स बटा एरिया क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। तब बताओ यहाँ पे ध्यान से सुनना, रिस्टोरिंग फोर्स एक टाइप का फोर्स ही हो गया, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, मीटर, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर किसका ये साइन हो जाएगा, स्ट्रेस का, किसका हो जाएगा, स्ट्रेस का। तो एस आई यूनिट ऑफ स्ट्रेस कितना हो जाएगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ऊपर में रिस्टोरिंग फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिए थे, एम एल टी इनवर्स 2, और नीचे में एरिया का L2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, एम एल और टी माइनस 2
और नीचे में है स्क्वायर प्लस में है तो नहीं ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों का यहाँ +1 है वहाँ -2 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो -1 चला आएगा। तो m l -1 t -2 ये आ गया हम सबका क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। किसका आ गया, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट है नहीं ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेन। अभी बताए थे कि लीनियर स्ट्रेन यानी कि एक होता है लीनियर स्ट्रेन दो टाइप का, एक लेटरल स्ट्रेन एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन में क्या होता है, जो उसका डायमीटर में चेंजमेंट आया बटा ओरिजिनल, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में जो लेंथ में चेंज आया बटा ओरिजिनल। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंज बटा ओरिजिनल, तो जो चेंज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन ना चेंज हो रहा है, एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन ना, लेंथ चेंज हो चाहे डायमीटर चेंज हो, क्या हो जाएगा, एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है उसका। समझ में आया, दोनों चेंज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। और नीचे में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल डायमीटर या ओरिजिनल लेंथ है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कहलाएगा आपका स्ट्रेन। क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। तो 39 में क्या आते हैं, स्ट्रेन। क्या आते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, तो ए था आपका 37 था शायद, ये आपका हो गया 38। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या कहता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन कहता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपको बताए थे कि चेंज होकर के कितना आया था, डी माइनस डेल्टा डी और एल प्लस डेल्टा एल था, चेंज होकर के आया था। तो डिस्टेंस यानी डायमीटर में चेंज हो गया और यहाँ पे लेंथ में चेंज हो गया। तो डायमीटर चेंज हो जाए या लेंथ चेंज हो जाए, एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हुआ ना इस इलास्टिक बॉडी का। अब बटा ओरिजिनल, लेटरल स्ट्रेन और या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में यही नहीं बताए थे कि अगर लेटरल में क्या बताया था, चेंज इन डायमीटर बटा ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल में चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज यानी एक प्रकार का डिस्टेंस ही चेंज हो रहा है, लेंथ ही चेंज हो रहा है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी ओरिजिनल लेंथ होगा या ओरिजिनल डायमीटर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बताओ। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ चेंज हुआ तो लेंथ का यूनिट मीटर, ओरिजिनल यानी कि इसका भी मीटर ही हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ का। ओरिजिनल लेंथ बोलो ओरिजिनल डायमीटर बोलो, दोनों का तो मीटर ही होगा, कैंसिल हो गया यानी कि 1 आ गया। तो इसका कोई यूनिट नहीं हुआ यानी कि स्ट्रेन यूनिट लेस हो गया। जब यूनिट लेस होगा तो डायमीटर डायमेंशनल भी लेस होगा ही होगा, क्योंकि जिसके पास यूनिट होगा उसी का सिर्फ डायमेंशन निकलेगा। तो इसका कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्या है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। समझ में आया, समझ में आया यहाँ पे आपका ये हो गया 38। अब आते हैं 39 पे, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या आते हैं, 38 था ना, 39 पे आते हैं। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन बताया थे लेटरल वाला, बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है बाबू, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन बताया था ना लेटरल वाला, बटा ओरिजिनल बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला बताए थे, माइनस डेल्टा डी बाई डी, डायमीटर में चेंज, अब बटा डेल्टा एल बाई एल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही बताए थे ना। तब बताओ
पॉइजंस रेशियो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट निकालते हैं। तो इसका लेटरल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन कोई भी हो, लेटरल हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, कोई यूनिट नहीं होगा। तो यूनिट नहीं ऊपर वाला का ना यूनिट ना नीचे वाला का कैंसिल होकर बर्न हो गया, यानी कि यूनिट लेस हो गया एंड डायमेंशन लेस हो गया। कौन, पॉइजंस रेशियो। यूनिट लेस हो गया और डायमेंशन से लेस हो गया, कौन, पॉइजंस रेशियो। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या करना है, ध्यान में रखना है। समझ में आया। इसके बाद एक चीज थोड़ा छोटा सा चीज है, उसको ध्यान में रखना। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ। पहले इसको मिटाते हैं तब हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। 39 था ना। हुक्स लॉ क्या होता है, जो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, स्ट्रेन का। किसका हो जाएगा, स्ट्रेन का। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, स्ट्रेन का। कैसे होगा सर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बटा एरिया, ये बताया था ना, रिस्टोरिंग फोर्स बटा एरिया, एरिया यही होता है ना स्ट्रेस। और क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बोलो या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलो, डेल्टा एल बटा लॉन्गिट्यूडनल में क्या बताया था, डेल्टा एल बटा एल, यही था ना। तो लेंथ डेल्टा एल बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, यानी जितना नीचे से हम इसको खींचेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा खींचेंगे, उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग बढ़ेगा। तो डिफॉर्मिंग बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, डेल्टा एल बढ़ेगा। डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा ना। तो जितना लंबाई बढ़ेगा ऊपर, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जितना नीचे से खींचेंगे उतना इलास्टिक बड़ी चाहेगा कि हम भी उतना से ऊपर खींचे, ताकि ना हमारा ओरिजिनल लेंथ है वही रहे, हम चेंज ना हो। तो डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाने से डेल्टा एल बढ़ेगा और डिफॉर्मिंग बढ़ाने से रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। तो डेल्टा एल बढ़ेगा यानी स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा यानी स्ट्रेस बढ़ेगा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफॉर्मिंग फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हो गया, समझ में, और डिफॉर्मिंग फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है जब इधर वाला बराबर हो गया। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, स्ट्रेन किसका हो गया, स्ट्रेन का। समझ में आया बाबू। तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, आप कोर्स ले सकते हैं सर, ई ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रेन हो गया, ई नोट हो गया, ठीक है। तो बताओ ई बराबर क्या हो जाएगा हम सबका, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। यही जो ई है ना, इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब आते हैं कौन सा, 39 था ना, तो अब आते हैं 39 के बाद 40 में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लिखते किससे है, इससे लिखते हैं, ठीक है, किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। अब इसका यूनिट लिखते हैं, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इसका यूनिट लेस हो गया तो 1 हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी किसका यूनिट हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो एस आई यूनिट ऑफ
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा बाबू, न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो इसका देखो डायमेंशन कैसे निकलेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अब देखो ऊपर में स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स बटा एरिया। तो रेस्टोरिंग फोर्स का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू होता है फोर्स का, एरिया का हो गया एल टू। तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यही होता है ना। तो ऊपर में लिखेंगे रेस्टोरिंग, ऊपर में लिखेंगे स्ट्रेन का, स्ट्रेस का कितना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया स्ट्रेस का। स्ट्रेन का कितना हो गया, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो कुछ नीचे वन हो गया, हटाओ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। समझ में आया बाबू, इसमें किसी को डाउट है, हैं? किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। इसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी 41 में। 41 में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, वन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी वाला फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी बराबर क्या हो गया बाबू, वन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो बताओ यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, तो वन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वन अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या बताए थे, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर चलेगा तो मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन, यही हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, न्यूटन का इनवर्स, या इसे लिख दो मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन। किसका समझ हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी का। तो एस आई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी किसका क्या हो जाएगा बाबू, मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वन लिखेंगे। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब इसको ऊपर करेंगे तो एम प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो एम माइनस में हो जाएगा, माइनस वन। एल माइनस में तो एल जाएगा तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, और टी माइनस में है तो टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, कंप्रेसिबिलिटी का। समझ में आया। अब इसके बाद जो आएगा ना, थोड़ा सा एक टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम तो पढ़ाए थे आपको, मास गुना वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये कौन सा था, 41 है ना। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जहां पे एंगुलर लग गया यानी सर्कुलर पाथ के बारे में बोल रहा होगा, वहां पे स्ट्रेट पाथ के बारे में बोल रहे थे मोमेंटम में। 42 में आते हैं, एंगुलर मोमेंटम में आते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल, डिनोटेड बाय एल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम समझो पहले थोड़ा सा। मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सेंटर है, रेडियस कितना है, आर है, कैपिटल आर है रेडियस। यहाँ पे एम के जी का ऑब्जेक्ट है, इस पाथ पे भी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, यानी चारों पट्टी घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका मास
गुना वेलोसिटी गुना रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस। ऑब्जेक्ट का मास ले लो, वेलोसिटी से गुना करो और रेडियस से गुना करो, क्या निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो अभी एंगुलर मोमेंटम समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे सब कुछ आएगा। 11 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है ना तो आरवीडी, रोटेशनल मोशन। वो जिस बच्चे को समझ में आ गया फिर फिजिक्स बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान अगर समझ में आया तो, क्योंकि वो आसान होता नहीं है जनरली, उससे एडवांस में क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है ना कि टीचर का दिमाग हिला देता है, बच्चा का तो छोड़ो, टीचर का दिमाग हिला देता है। उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कुछ क्वेश्चन अगर बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि घर में रह के प्रैक्टिस कर रहा है, फॉर्मूला याद कर रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है उसको तरीका याद है, तो उस क्वेश्चन को कर सकता है बच्चा, लेकिन टीचर से नहीं होता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन टीचर से नहीं होता वो क्वेश्चन बच्चा से हो जाता है उस चैप्टर में, ऐसा ऐसा तगड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, एल बराबर मास को एम, वेलोसिटी को भी, तो एल बराबर एम गुना भी गुना आर, यानी एल बराबर क्या हो गया, एम भी आर, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट निकालते हैं, तो मास, मास का क्या हो गया, केजी, वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, रेडियस का क्या हो गया, मीटर हो गया, तो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड, किसका हो जाएगा ऐसा यूनिट, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बाबू, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड, किसका हो जाएगा ऐसा यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप लोग को तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आ गया होगा, ऊपर में यहाँ पे देखो तो एम मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम हो गया, वेलोसिटी का कितना होता है, एल टी माइनस वन इंटू, रेडियस का एल हो गया, लेंथ हो जाता है, तो एम एल दो गो एल एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का द इंड हो गया। अब आते हैं टेंशन, एक टेंशन हम लोग पढ़े थे, अब आएंगे सरफेस टेंशन पे। बोलेगा सर टेंशन पे टेंशन पढ़ा रहे हैं, क्या बात है बाबू, फिजिक्स में टेंशन बहुत जगह आता है, समझा ना, ऐसा ऐसा टेंशन आएगा ना कि दिमाग हिल जाएगा, कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाएगा कि दिमाग तुम्हारा है कि किसी और का दिमाग आ रहा है मेरे में, ऐसा ऐसा टेंशन देगा फिजिक्स। तो आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा चीजें। अब आते हैं 43 पे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। फोर्स बटा एरिया तो हम सबका होता है क्या, स्ट्रेस होता है, लेकिन फोर्स बता बटा जो लेंथ होगा ना, लेंथ वो क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन। सॉरी वहां पे एरिया बोल दिया था ना, फोर्स बटा एरिया नहीं, फोर्स बटा लेंथ क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन फोर्स बटा लेंथ, समझाया सरफेस टेंशन क्या होगा जो। अब देखो सरफेस टेंशन होता क्या है, मान लो इसमें पूरा पानी फैला हुआ है, वाटर कहीं भी दिखता है, अगर इसका प्रैक्टिकल तुम सब देख लो थोड़ा,
यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो तो वाटर दिख रहा है, यहाँ पे आराम से एकदम खड़ा, यहाँ पे रुका हुआ है, न इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, जबकि लिक्विड जाना चाहिए। तो क्यों यहाँ पे स्टे कर रहा है, क्यों रुका हुआ है? सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण यहाँ पे रुका हुआ है? सरफेस टेंशन के कारण। जैसे ही यहाँ से हटाएं सरफेस टेंशन, चलिए देखो कहाँ चला गया। ये सब जो रुका हुआ है किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। वाटर यहाँ पे दिख रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है वाटर में, दिख रहा है, हम रुका हुआ है, यहाँ पे रुक गया। तो किसके कारण रुका हुआ है? सरफेस टेंशन लग रहा है। किसके कारण? सरफेस टेंशन। तो वाटर में सरफेस टेंशन लगता है, इस बात को ध्यान में रखना है। कभी देखता है बारिश होती है तो उसका जो बुलबुला होता है ना, बबल्स, बारिश का जो बबल्स होता है, जब बारिश होती है तो बबल्स बनता है। तो बबल्स क्यों होता है स्फेरिकल? सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है। तो सरफेस टेंशन हो गया फोर्स बटा लेंथ। ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन बटा मीटर किसका स्टैंड हो जाएगा? सरफेस टेंशन का। तो एस आई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन बटा मीटर। अब देखो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू होता है। नीचे लेंथ है तो लेंथ का एल हो गया, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो एम टी माइनस टू बचेगा। ये हो गया हम सबका क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? सरफेस टेंशन का। हो गया खत्म। अब इसको मिटाते हैं। कौन सा था? 43 था, अब 44 में आएंगे। 43 के बाद 44 में क्या कहता है? 44 में कभी तुम सब एक चीज आता है हम सबका, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट? सुनेगा तुम सब। क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट? समझो पहले थोड़ा। जैसे कहीं पे देखा है नदी होता है, नदी इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है। यहाँ सरफेस नदी का इस प्रकार से पानी गिर रहा है। ठीक है। तो पानी का जो नीचे वाला लेयर होता है ना, उसका स्पीड कम होता है। इससे ज्यादा स्पीड इस लेयर का होता है पानी का। पानी लेयर बाय लेयर चलता है ना, इसका लेयर का, इस लेयर का स्पीड कम होता है इसके रिस्पेक्ट में। इसका स्पीड इससे ज्यादा होता है। तो इससे ज्यादा इसका स्पीड होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा उसका होगा, इस लेयर से ज्यादा इस लेयर का स्पीड होगा, इस लेयर से ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मान लो शुरुआती में चल रहा है वी वेलोसिटी से, कितना चल रहा है? वी वेलोसिटी से। ठीक है। शुरुआती में वेलोसिटी चल रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है।
v वेलोसिटी चल रहा है, मान लो v वेलोसिटी तक यहाँ तक चला, v वेलोसिटी से यहाँ तक चला, ठीक है, यहाँ तक चला, लगभग लगभग v वेलोसिटी चला, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट हो गया, बाई हाइट हो गया मान लेते हैं, बाई एक्सिस में है तो। अब देखो इसके ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मान लो कितना चेंज हुआ, डी भी चेंज हो गया, कितना हो गया वेलोसिटी चेंज, तो हाइट थोड़ा सा क्या हो गया, पहले बाई था अब डी वाई चेंज हो गया, तब वेलोसिटी चेंज हुआ तो यहाँ पे देख रहा है डी वाई भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तब वेलोसिटी चेंज हुआ तो बटा डी वाई यानी लेंथ भी हाइट भी चेंज हो गया, तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या हो गया, हाइट चेंज हो गया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन लेंथ, क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना आपको, ठीक है, चेंज इन लेंथ या चेंज इन हाइट, यहाँ पे हाइट चेंज हुआ है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन हाइट, तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, डी भी, हाइट कितना चेंज हुआ, डी बाई, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसमें अब बताओ इसका यूनिट निकालते हैं, तो डी भी यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, अब आई यानी कि मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड गुना मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल क्या होगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, 1/सेकेंड का सेकेंड इनवर्स लिख दिए, क्या लिख दिए, सेकेंड इनवर्स, तो एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज सेकेंड इनवर्स, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बाबू, डायमेंशनल फॉर्मूला, ऊपर में देखो तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही हुआ ना, चेंज होकर वेलोसिटी से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, और नीचे में चेंज इन हाइट, हाइट का यानी लेंथ का एल, तो एल सेल कैंसिल यानी टी माइनस 1 हो गया, यानी क्या निकल के आ गया हम सबका, डायमेंशनल फॉर्मूला, समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है नहीं ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंक खत्म हो गया, अब आते हैं 45 में, 45 में आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आता है, विस्कोसिटी, इसको न्यू से लिखते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता पहले क्या है ये चीज पहले समझेंगे, स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट को ही क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बाबू, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आई यहाँ पे होगा, ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा हम सबका, स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या होता है, स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हम सबका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, तो अब बताओ स्ट्रेस का यूनिट क्या बताए थे, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स बटा एरिया, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या बताए थे, सेकेंड इनवर्स, तो अभी जस्ट बताया था न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स यानी न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या चलाएगा, क्या निकल के आएगा,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या आएगा, एसआई यूनिट। समझ में आया? इसी को कहते हैं पॉइजेलियस। पॉइजेलियस क्या कहते हैं, पॉइजेलियस। क्या बोलते हैं, पॉइजेलियस। तो न्यूटन सेकेंड इनवर्स, न्यूटन सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पॉइजेलियस। पॉइजेलियस, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे ये क्या हो गया, एस आई यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसी को सीजीएस यूनिट में चेंज करते हैं, सीजीएस यूनिट में चेंज करते हैं। तो न्यूटन को डायन में चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है, और सेकेंड को तो सेकेंड में ही रहेगा। अब मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यानी मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, दूसरा को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है वही यहाँ पे लिख दिए। अब बताओ कितना हो गया, कैंसिल होगा तो 10 चलाएगा, यानी 10 डाइन सेकेंड सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी का दूसरा नाम हो गया पॉइज। क्या हो गया, पॉइज। समझाया? तो एस आई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, पॉइजेलियस। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइज। क्या होता है, पॉइज। तो एस आई यूनिट यानी कि 1 पॉइज बराबर 1 पॉइज जेलियस बराबर 1/10 पॉइज होगा, 1/10 पॉइज। क्योंकि इसी को चेंज किए ना, इसी को चेंज किया ना सीजीएस में। तो 1 न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर को जब चेंज किए तो 10 डाइन सेकेंड बटा सेंटीमीटर का स्क्वायर आया। तो इसी को कहते हैं पॉइज, इसी को कहते हैं पॉइजेलियस। तो 10 आया तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइजेलियस बराबर 10 पॉइज आएगा, सॉरी 10 पॉइज आएगा। कितना आएगा, 10 पॉइज। समझ में आया? इस चीज में किसी को डाउट है? अब देखो ए साइड हो गया और इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में स्ट्रेस है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताए थे, एम एल -1 टी -2 बताए थे। नीचे में वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या बताया था, टी इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, एम एल -1, एक टी से माइनस माइनस वाला एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में टी -1 बचेगा एगो। तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसका हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये चीज समझ में आया बाबू? अब इसको मिटाते हैं। अब आएंगे 46 में। फोर्टी सिक्स में आएगा हम सबका हीट। क्या आएगा, हीट। तुम सब पढ़ा होगा 7 क्लास या 8 क्लास में कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टाइप का एनर्जी होता है। कौन, हीट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट यानी इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है, क्या, हीट। तो जो एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी का होगा वही तो हीट का भी होगा, क्योंकि हीट भी एनर्जी है। तो एस आई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। हीट का एक यूनिट आव होता है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। ठीक है, यूनिट। यूनिट हीट यूनिट का यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, यूनिट ऑफ हीट एक कैलोरी भी होता है। तो 1 जूल में होता है हम सबका 4.18 कैलोरी। कितना आता है, 4.18 कैलोरी, लेकिन लगभग 4.2 कैलोरी बोला जाता है। ठीक है, 4.2 कैलोरी बोला जाता है। एक आता है और BTU, ब्रिटिश टी से थर्मल यूनिट। तो 1 BTU में होता है 252 कैलोरी। कितना आता है, 252 कैलोरी। समझ में आया, 1 BTU में कितना आता है, 252 कैलोरी। समझ में आया, BTU ब्रिटिश थर्मल।
यूनिट। जब तुम इंजीनियरिंग में जाएगा ना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे ना, तो तुमको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा बीटीयू के बारे में। समझ में आया? बीटीयू हो गया, हीट खत्म हो गया ना। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, जो एनर्जी का डायमेंशन होगा इसका भी होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2 T−2। जो एनर्जी का था डायमेंशनल फॉर्मूला, वही किसका हो जाएगा? हम सबका हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं 47 में। 47 क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा से। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता पहले क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मान लो कोई रोड है, ठीक है, रोड है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग में लेंथ कितना है? एल है, ठीक। इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में है T1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाद में होता है T2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे शुरुआती में T1 डिग्री सेल्सियस है, तो लेंथ कितना है? एट T1 डिग्री सेल्सियस लेंथ एल है, ठीक है। या ओरिजिनल लेंथ बोलते हैं, कितना है? ओरिजिनल लेंथ कितना है? ओरिजिनल लेंथ कितना है? इसका एल है शुरुआती में, और इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना होता है? T1 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका लेंथ भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लेंथ। तो टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस होगा, एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका लेंथ हो जाएगा LT1। कितना हो जाएगा? LT1। अच्छा, अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस T2 डिग्री सेल्सियस होगा तो LT2 हो जाएगा लेंथ। तो ज़्यादा टेम्परेचर T2 है, T2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है किससे? T1 डिग्री सेल्सियस से। किससे? T1 डिग्री सेल्सियस से। तो ज़्यादा लेंथ कौन होगा? LT2 ज़्यादा हो जाएगा किससे? LT1 से। ये होगा ना। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहता है कि चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ गुने टेम्परेचर डिफरेंस। तो चेंज इन लेंथ कितना चेंज होगा? शुरुआती में लेंथ था LT1, बाद में LT2। अगर T1 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? LT1, फिर वो T2 डिग्री सेल्सियस पे LT2 है, यानी कि बड़ा वाला ये है तो बड़ा में छोटा घटा देंगे, तो LT2 माइनस LT1, ये हो गया चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है? L है। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? T2 माइनस T1 हो गया। ये हम सबका क्या हो गया? अल्फा बराबर किसके बराबर? यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बराबर। समझ में आया? अब इसका यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट। इसको कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉमन नहीं ले सकता है क्योंकि ऊपर वाला बाबू लेंथ है। क्या है? ये लेंथ है, ये कोई टेम्परेचर टी नहीं है, यहाँ पे क्या है? लेंथ है। ये वाला भी क्या है? लेंथ ही है, ओरिजिनल लेंथ है। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको तुम टेम्परेचर नहीं मान रहा, लेंथ है, तो इसका यूनिट निकालते हैं। ऊपर में लेंथ यानी मीटर हो जाएगा, नीचे में लेंथ यानी मीटर हो जाएगा। इसका भी टेम्परेचर का कितना होता है? केल्विन होता है। केल्विन लिख दिए, कैंसिल हो गया, यानी कि केल्विन हो गया, 1/केल्विन। ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा, केल्विन है ना, तो ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा। क्या? SI यूनिट। क्या हो जाएगा? SI यूनिट किसका? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का क्या हो जाएगा? केल्विन। अब इसका डायमेंशनल लिखते हैं बाबू, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आसान है,
केल्विन है तो केल्विन एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लिखेंगे टेम्परेचर का, इनवर्स में है तो -1 कर देंगे। यूनिट से भी डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशन से भी यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, लिखाएगा, ठीक है। केल्विन यानी यूनिट किसका है, टेम्परेचर का, तो यूनिट से डायमेंशन लिख देंगे और डायमेंशन से भी यूनिट लिख देंगे, दोनों लिखाएगा, क्योंकि यूनिट जो डायमेंशन निकलता है यूनिट से ही निकल के आता है। अगर कहीं पे तुमको लिखा रहेगा क्या ml2 T−2 तो नहीं समझेगा ये एनर्जी का डायमेंशन है, एनर्जी फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है, तो एनर्जी का जब समझ लेगा तो ये जूल हो जाएगा। कहीं पे लिखा है ml T−2 तो ये फोर्स का है, तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, तो न्यूटन से ये लेके आ सकते हैं, तो क्या ये इससे न्यूटन ही लेके आ सकते हैं, डायमेंशन से लेके आ सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। फोर्टी 48 में आएगा कोइफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसका, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, किससे करेंगे, बीटा से, ठीक है। ये क्या होगा, इसका मतलब होगा एरिया, क्या होगा, इसका मतलब एरिया, क्या होगा, एरिया। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया इस प्रकार से, ठीक है, इसका ब्रेथ हो गया, इसका लेंथ हो गया, तो मान लो कि आई टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस पे, आई टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस हो गया, ओरिजिनल लेंथ ए है। अब लेंथ दे करके ना इसका एरिया, लेंथ ए है, और इसका एरिया निकाल लेंगे तो ओरिजिनल एरिया कितना हो, L × B हो जाएगा ओरिजिनल एरिया, ये क्या हो गया, ओरिजिनल एरिया। तो एट T1 डिग्री सेल्सियस पे एरिया A T1 हो जाएगा, वहां पे L T1 था लेंथ में, अब T2 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, A T2 हो जाएगा, ये होगा ना। और T2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है किससे, T1 डिग्री सेल्सियस से, यानी A T2 बड़ा हो जाएगा A T1 से, समझ में आया। तो इसमें भी वही लिखाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होगा, वहां पे चेंज इन लेंथ था तो यहाँ पे चेंज इन एरिया बटा ओरिजिनल एरिया गुने क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, समझ में आया। तो यहाँ पे चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, AT2 माइनस AT1 हो जाएगा, और ओरिजिनल एरिया कितना है, A है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये आ गया हम सबका क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो ये एरिया है, नीचे में ये भी क्या है, एरिया है, ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तब बताओ, इसको तो बीटा लिखते हैं ना, बीटा हो गया ना, बीटा का फॉर्मूला। तब बताओ ऊपर में एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, नीचे में एरिया तो मीटर स्क्वायर इसका भी, और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस का भी क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर ही हुआ ना एक प्रकार का, तो कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो गया, केल्विन नीचे ऊपर आएगा तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट केल्विन इनवर्स से होगा, डायमेंशन भी सेम हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बाबू हम सबका, T-1, समझ में आया। अब देखो, अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 49 में, किस में आते हैं, 49 में, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, किसको हटाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसको लिखते हैं गामा से, किससे लिखते हैं, गामा से। तो सेम है, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा था तो एरिया लिखा गया, उसमें लेंथ था, इसके पहले कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में तो लेंथ था यहाँ पे, अब यहाँ पे वॉल्यूम का काम आ गया, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, T1 डिग्री सेल्सियस पे V T1 होगा, T2 डिग्री सेल्सियस पे V T2 हो जाएगा, बस
इसका भी बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चेंज इन, वहां एरिया था तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम के भी मान लेते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या मानते हैं, भी मानते हैं, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, क्या करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब बताओ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम शुरुआती में यानी T2 बड़ा है, T2 डिग्री सेल्सियस किससे, T1 डिग्री सेल्सियस से, तो VT2 माइनस VT1 हो जाएगा। अब बटा ओरिजिनल वॉल्यूम गुना टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1, तो ऊपर में वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसका यूनिट लिखते हैं, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, नीचे वॉल्यूम तो मीटर क्यूब, और टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, तो केल्विन हो गया, तो कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो गया, केल्विन इनवर्स क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो SI यूनिट क्या हो गया बाबू, केल्विन इनवर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, केल्विन है ना, केल्विन इनवर्स, तो टेम्परेचर का T इनवर्स होएगा। ये था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, समझ में आया। समझ में आता है बाबू लोग तुम सबको। देखिए पढ़ाई जो है ना एक तपस्या है, जितना तपस्या इसमें, जितना तपस्या कीजिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा, तपस्या करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, ये सब बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पढ़ाई, कोई बोलता है जीवन में पढ़ाई का कोई मायने नहीं है, पढ़ाई का मायने बहुत है। पढ़ाई आपको मेहनत करना सिखाता है, समझे ना, कि मेहनत कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये सब कौन सिखाएगा, पढ़ाई सिखाएगा आपको। अब आते हैं 50 में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको R से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, R से, स्मॉल r से। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में होता क्या है, पहले मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इस प्रकार से, इसमें लिक्विड भर दिए, ठीक है, ऊपर इसको पिस्टन से दबा रहे हैं, पिस्टन, पिस्टन समझते हैं, दबा रहा है, प्रेशर कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर जब बढ़ेगा, शुरुआती मान लीजिए वॉल्यूम भी है, तो ऊपर से पूरा प्रेशर लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो प्रेशर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, वॉल्यूम का हो गया, यही हुआ ना, वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, टेम्परेचर का, किसका हो जाएगा, टेम्परेचर का। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मोल का, कितना मोल गैस है, कितना मोल इसमें लिक्विड है, वो भी प्रेशर पे डिपेंडेंट होगा। अगर मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, मोल यानी अमाउंट बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया, गाढ़ापन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका कितना गाढ़ा है, समझाया। तो यहाँ पे तीनों पे डिपेंडेंट करता है कौन, प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बटा भी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेते हैं ना, तो P बराबर RNT बटा भी, ये R हो गया कांस्टेंट। अब भी को इधर ले आओ तो PV बराबर क्या हो गया, NRT, क्या हो गया, NRT। इसी को कहते हैं रियल गैस इक्वेशन, क्या बोलते हैं, रियल गैस इक्वेशन। ये जो R आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये N हो गया ना, ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये T हो गया टेम्परेचर, क्या हो गया, टेम्परेचर। अब P हो गया आपका प्रेशर,
ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर। V हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको निकालना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट निकालना है और डायमेंशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम सब क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट PV बराबर क्या था, nRT था। तो R यहाँ पे रहने दीजिए, बाकी दोनों में गुना में तो भागा में ले आएंगे। तो R बराबर क्या होगा, PV बटा NT हो जाएगा, यही फॉर्मूला। अब इसका निकालते हैं यूनिट, क्या निकालते हैं, यूनिट, ठीक है। तो प्रेशर तो अभी बताए नहीं है, प्रेशर जो है नेक्स्ट टॉपिक में है, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट समझ में रखिए, बस ध्यान में रखना है आपको। प्रेशर होता है थ्रस्ट बटा एरिया। क्या होता है, थ्रस्ट बटा एरिया। क्या होता है, थ्रस्ट बटा एरिया। तो थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स होता है, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट लिखेंगे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब बाद में वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। मोल है तो मोल का मोल हो जाएगा, एन मोल ना हो गया, मोल हो गया इसका यूनिट, ठीक है। अब मोल का कोई यूनिट होता नहीं, एक प्रकार का नंबर ही होता ना, कोई यूनिट ऐसे मोल ही लिख देते हैं, हटाओ। और टेम्परेचर का केल्विन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केल्विन। तो एम से स्क्वायर एक तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक एम बचेगा। तो क्या बचेगा, न्यूटन मीटर बटा मोल इंटू केल्विन, ठीक है। और न्यूटन इंटू मीटर को कहते हैं जूल। क्या कहते हैं बाबू, जूल। क्या कहते हैं, जूल। याद करो, वर्क बराबर क्या बताते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर किसका हो जाएगा, वर्क का ऐसा यूनिट। और न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल कहते हैं, बताए थे ना। तो इसको क्या कहते हैं, जूल। तो SI यूनिट ऑफ R यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जूल पर मोल, मोल पर केल्विन, ठीक है। ये हो गया SI यूनिट। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऊपर में जूल है, जूल यानी एनर्जी। जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा ml2 T−2 एनर्जी का। नीचे में मोल है, मोल का MOL बताए थे, यही बताए थे। और केल्विन का क्या बताए थे, K। अब नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा। तो ml2 T−2 मोल इनवर्स 1 और केल्विन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, समझाया। और एक बात ध्यान रखना है, R का जो वैल्यू होता है ना 8.0304 8.304 8.304 जूल पर मोल पर केल्विन, यही था, जूल पर मोल पर केल्विन। ये आर का वैल्यू होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। ये खत्म हुआ। अब 15 हो गया, 51 में आते हैं प्रेशर में। प्रेशर में आता है, किस में आते हैं, प्रेशर में आते हैं, ठीक है। प्रेशर होता पहले क्या है, प्रेशर का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। प्रेशर बराबर होता है आपका थ्रस्ट बटा एरिया। क्या होता है, थ्रस्ट बटा एरिया। ये आपका क्या हो गया, प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है पहले बता चुके थे आपको। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स होता है, जैसे कि मान लो एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, मान लो इसका सरफेस एरिया कितना है, A है, और इस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है एरिया है, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स बटा एरिया। ये क्या चल के आएगा हम सबका, प्रेशर। तो थ्रस्ट बटा एरिया क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर एक चैप्टर ही हम सबको पढ़ना है 11 क्लास में, समझ में आया, प्रेशर पढ़ना है। तो बताएंगे ये सब चीजें धीरे धीरे, अभी जब चैप्टर आएगा तो इसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्या होता है प्रेशर। तो सर यहाँ पे बस पता चल रहा है फॉर्मूला प्रेशर का, लेकिन प्रेशर क्या होता है ना, इसका असली माइनस चैप्टर में पता चलेगा। तो बताओ, थ्रस्ट बटा एरिया। तो थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स बताते, तो फोर्स का एसएंट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर।
तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, है प्रेशर का। किसका हो जाएगा, प्रेशर का। आओ इसी को कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल। इसी का दूसरा नाम है पास्कल। ठीक है, देखो प्रेशर का बहुत सारा यूनिट होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर देखेंगे, एक होता है एटीएम, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। एक होता है आपका न्यूटन बटा एम ऑफ एच जी, एम ऑफ एच जी भी होता है। एक और होता है न्यूटन यानी डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक होता है वार, एक होता है टोर। ये सब क्या हो गया, प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया। किसका हो गया, प्रेशर का सभी यूनिट है। ये सब प्रेशर जब चैप्टर आएगा ना तो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक बात और, 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01325, 1 एटीएम बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये था 1 एटीएम बराबर किसके बराबर, 1 एटीएम बराबर। समझ में आया, 1 एटीएम बराबर कितना होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखते हैं, यहाँ पे कुछ देखते हैं हम लोग बाबू। एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर पर लिक्विड भर दिए। मान लो एच हाइट तक लिक्विड भर दिए, ठीक है। और लिक्विड का डेंसिटी मान लो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, रो है, ठीक है। हमको निकालना है प्रेशर कितना लग रहा है बॉटम पे, यानी सरफेस के, यानी नीचे वाला जो सरफेस है कितना प्रेशर लग रहा है। तो पहले ध्यान से सुनो, ये जो वाटर है लिक्विड है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा mg, सरफेस पे लगा रहा होगा। पानी जो लगा रहा है नीचे इस पे नहीं लगा रहा होगा, सरफेस पे mg लगा रहा होगा। इस सरफेस पे इस पे mg लगा रहा होगा परपेंडिकुलरली, और जो परपेंडिकुलर हो गया थ्रस्ट हो गया। इस वाटर का जो वॉल्यूम भी दिया हुआ, मान लो वॉल्यूम कितना दिया हुआ भी, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुना वॉल्यूम, है यही होगा ना। तो हम लोग को निकालना है प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, थ्रस्ट बटा एरिया। तो थ्रस्ट कितना है, थ्रस्ट यानी mg, मान लो एरिया कितना इसका है, एरिया मान लो a, ठीक है, ठीक है। एम तो पता नहीं है, एम बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, रो गुना भी इंटू जी बटा एरिया को ए लिखते हैं। अब क्या करते हैं ना, एच से ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया गुना हाइट, क्या ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ना, क्या रो जी और एक ऊपर में हाइट से बच जाएगा। तो प्रेशर हाइट बॉटम कितना हो गया, रो जी एच। समझ में आया, लिक्विड के केस में इसको ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी टू में क्या होता है, वंडर वॉल कांस्टेंट। क्या होता है, वंडर वॉल्स कांस्टेंट। वंडर वॉल कांस्टेंट, पहले वंडर वॉल इक्वेशन लिखते हैं। वंडर वॉल इक्वेशन बहुत जरूरी है। P प्लस ए बटा भी स्क्वायर। क्या होता है, P प्लस ए बटा भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी बराबर आर टी। ये हो गया क्या चीज, वंडर वॉल इक्वेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, वंडर वॉल इक्वेशन होता है रियल गैसेस के लिए, फॉर रियल गैस।
देखो वंडर बॉल इक्वेशन में ए और बी जो है ना वंडर बॉल कांस्टेंट है। क्या है? ए और बी क्या है? वंडर बॉल्स कांस्टेंट है। कौन? ए और बी। ठीक है। और हमको ए और बी का यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? ए और बी को यूनिट निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रेशर है और इसके साथ ए बटा वी स्क्वायर ऐड है, यानी कि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा ना। ये प्रेशर है तो प्रेशर ही ऐड हुआ होगा ना। ऐसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 10 न्यूटन प्लस 20 मीटर, कभी ऐसा सुना है? नहीं ना। कि न्यूटन में न्यूटन भी हमेशा ऐड होगा। फोर्स में फोर्स ही ऐड होता है, फोर्स में कभी डिस्टेंस ऐड नहीं होता है। तो प्रेशर है तो प्रेशर यहाँ पे तो प्रेशर ही ऐड किया होगा, ऐसे तो कोई ऐड होगा नहीं। प्रेशर ही ऐड हुआ होगा ना। है? प्रेशर ऐड हुआ होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो P प्लस ए बटा वी स्क्वायर बराबर प्रेशर हो गया। क्या हो गया? प्रेशर हो गया। प्रेशर ही हुआ होगा ना। ये क्या है? प्रेशर है। तो हमको ए बटा वी स्क्वायर लिखते हैं। अब प्रेशर हो गया तो ए बराबर क्या होगा? प्रेशर इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या बताए थे अभी? डायमेंशन। प्रेशर का अभी यूनिट क्या बताया था पहले? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यू, यानी मीटर पर 6 होएगा तो ये कैंसिल होगा। अच्छा 4, तो यानी न्यूटन इंटू मीटर पर 4 आ गया। क्या? एस आई यूनिट। एस आई यूनिट ऑफ ए। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया था बाबू अभी? प्रेशर का क्या होता है? थ्रस्ट यानी फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2। तो एरिया का एल 2 हो गया, तो एम एल माइनस टी इनवर्स माइनस 2, यानी क्या हो गया? प्रेशर का एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। टी माइनस 2 हो गया प्रेशर का। अब वॉल्यूम का कितना हो गया? भी वॉल्यूम का कितना होता है? L3, लेकिन स्क्वायर में तो L6 होएगा, तो L6 हो जाएगा। क्या? इसका वॉल्यूम का। अब देखो, एक एम पर एम लिख दिए और एल माइनस 1 है प्लस 5 है 6 है, तो L5 हो जाएगा और टी माइनस 2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? ए का। ए का समझ में आया? ये किसका निकल गया? ए का। अब बी भी क्या है? बंडल बॉल कांस्टेंट। तो बी किस में ऐड है? वॉल्यूम में ऐड है। तो बी माइनस बी, यानी कि एक प्रकार का क्या है? वॉल्यूम है। तो बी बराबर क्या हो गया? वॉल्यूम ही हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम ही हो गया। यानी बी क्या है? वॉल्यूम ही होगा ना, क्योंकि घटा है। तो बी बराबर जो वॉल्यूम का यूनिट होगा जो बी का होगा, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यू। तो बी का भी एस यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यू। एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यू। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो वॉल्यूम का होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि L3 हो जाएगा। किसका? वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना। अभी खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी टू हुआ था। अब आते हैं 53 पे। 53 को थोड़ा ध्यान से सुनना बाबू, थोड़ा ध्यान से सुनना, ज्यादा नहीं करें, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 53 में
इसको समझने से पहले एक चीज अभी 53 मत समझो, अभी 53 पे ध्यान मत दो, उसको बताने से पहले एक चीज बताना पड़ेगा। मान लो आइस है, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर आइस होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर वाटर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर वेपर होगा कहां पे, फिर क्या होगा, वेपर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट किए, हीट करके कहां पे ले आए, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में रहेगा, आइस में। फिर थोड़ा सा और हीट किए, थोड़ा सा और हीट कर दिए, ठीक है। तो कितना आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 0 से 0 यानी कि थोड़ा सा चेंज किया ना, तुरंत वाटर में आ गया। फिर हीट किए तो वाटर भी रहेगा लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। और थोड़ा सा दे दिए और हीट, 100 है तो 100 में यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी ना बोल सकते, यानी टेम्परेचर चेंज हो भी नहीं किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम सबका वेपर में चेंज हो जाएगा। तो देख रहा है विनोद, यहाँ से आइस में चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पे देख रहा है -20 से 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ है। क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज। क्या फेज चेंज हुआ, आइस से आइस में ही है, आइस में क्या वाटर में हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में, यानी फेज चेंज नहीं हुआ। फेज चेंज कहने का मतलब कि आइस से वाटर में हो जाएगा, या वाटर से आइस में हो जाएगा, या वाटर से वेपर में हो जाएगा, तो फेज चेंज करेगा। लेकिन यहाँ फेज नहीं चेंज कर रहा है, आइस से आइस में ही है, तो फेज डू नॉट चेंज, या फेज नॉट चेंज, ठीक है, फेज नॉट चेंज, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, अब देखो 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस, अब इसमें टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर नॉट चेंज, लेकिन फेज चेंज कर रहा है आइस से वाटर में, तो फेज चेंज, ठीक है। अच्छा, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज। क्या वाटर से वाटर में ही है, यानी फेज चेंज नहीं हुआ, फेज नॉट चेंज, ठीक है। फिर देखो तो वाटर से वेपर में ही है, वाटर से वेपर में गया, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस ही है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, फेज चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, फेज, टेम्परेचर नॉट चेंज, लेकिन फेज चेंज हुआ। समझ में आया, क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन फेज चेंज हुआ। तो जहां जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, जहां जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जहां जहां क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, या स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। जहां जहां चेंज होगा टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो टेम्परेचर कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये दोनों कहेंगे क्या चीज, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे।
जहां टेम्परेचर चेंज हुआ। लेकिन जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और जहां पे फेज चेंज हुआ उसको कहेंगे लैटेंट हीट, यानी छुपा हुआ हीट। समझ में आया? लैटेंट हीट क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट बोलेंगे। समझ में आया? क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट बोलेंगे। समझ में आया? यहाँ पे ये हो गया लैटेंट हीट, जहां पे फेज चेंज हुआ। समझ में आया? अब आते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। किसका होता है? मास का। ठीक है। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर चेंज का, यानी टेम्परेचर डिफरेंस का, चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर का, टेम्परेचर। ठीक है। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। अब दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? मास गुने टेम्परेचर चेंज, यानी कि डेल्टा टी लिखेंगे टेम्परेचर चेंज को, मास को एम लिखेंगे, तो मास इंटू डेल्टा टी हो गया। हीट बराबर, हीट को लिखते हैं क्यू से, लिखते हैं किससे? लिखते हैं क्यू से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हीट को किस लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ले सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट एस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एस इंटू एम इंटू डेल्टा टी, तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी हो गया। क्या हो गया? एम एस बराबर डेल्टा, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। अब एस लिखते हैं, एस बराबर क्या? क्यू बाई एम डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये जो एस हो गया ना, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमको निकालना है इसी का, हमको निकालना है यूनिट और डायमेंशन, यानी कि कौन सा लिखेंगे? 51 हो गया था ना उस टाइम, कौन सा हुआ था? 51 हो गया था। 50 अब 52 तक हुआ था ना, 53 का, 53 का, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? एस से लिखते हैं, किस लिखते हैं? एस से। तो क्या हो गया हम सबका? एस बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी, फॉर्मूला यही था ना। अब बताओ ए क्यू क्या है? यहाँ पे क्यू एक प्रकार का हीट है, हीट यानी एनर्जी है, तो एनर्जी का जूल हो गया, और ए मास का केजी हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया। तो जूल पर केजी पर केल्विन किसका ए साइन हो जाएगा? एस आई यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बताओ हीट यानी जूल, अब देखो जूल है, जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल 2 टी इनवर्स 2 हो जाएगा, ये होगा ना। केजी यानी मास, और यहाँ पे केल्विन यानी कि के। अब इसका लिख देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? मास एगो मास कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखाएगा? L2 T - 2 और केल्विन इनवर्स। ये हो गया हम सबका क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। किसका हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब आते हैं 54 में, किसमें आते हैं? 54 में। 54 होता है लैटेंट हीट। क्या होता है? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट में क्या आएंगे हम लोग देखेंगे। अभी आपको बताए थे बाबू, मास डायरेक्टली हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मास का, बताए थे। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन लैटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो टेम्परेचर चेंज यहाँ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हीट को क्यू लिखते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास को एम लिखते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेंगे, तो क्यू बराबर एल एम, यानी कि एल बराबर क्या होगा? क्यू बाई एम। ये जो एल हो गया ना, इसी कहते हैं लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं।
समझ में आया? यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्यों नहीं लिए? क्योंकि लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं होता। अब इसका यूनिट लिखते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका? चार्ज, क्यू, सॉरी क्यू यानी हीट, तो हीट का जूल, और नीचे में मास, जूल मास, जूल पर केजी, मास का केजी हो गया, जूल पर केजी किसका स्टैंडर्ड होगा? लेटेंट हीट का। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला को डीएफ लिख दिए, तो जूल का हो गया क्या? ml2 T−2, और मास का केजी, मास का m हो गया, तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या? L2 T−2। ये क्या निकल के आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबका। समझ में आया? क्या निकल के आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो पूछो।